देखिए, दुनिया की शायद ही कोई ऐसी सुपर पावर होगी जिसने अफगानिस्तान पर कब्जा ना करने का सोचा हो। लेकिन कोई भी सुपर पावर आज तक अफगानिस्तान को जीत नहीं पाई। तो सबसे पहली बात, ऐसा क्या कारण है दुनिया भर की जो सुपर पावर का प्लान अफगानिस्तान में आकर ढेर हो जाता है, और अमेरिका की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि उसको ओसामा बिन लादेन जैसे आदमी को अफगानिस्तान भेजना पड़ा, और बाद में वही उनके लिए सिरदर्द बना। और अफगानिस्तान में कोई ऐसे रिसोर्सेस भी नहीं है, बंजर जमीन है, दूर दूर तक पहाड़ हैं, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका और रूस ने लाखों डॉलर लगाकर इसको जीतने की कोशिश की। लेकिन हर बार उनको खाली हाथ क्यों वापस जाना पड़ा? तो इन सारी चीजों के पीछे क्या कारण है, इसको आज विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। इन सारी चीजों की शुरुआत होती है 1839 में। उस टाइम ब्रिटिश और रशियन अंपायर दोनों ही अफगानिस्तान में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहे थे, क्योंकि अफगानिस्तान की लोकेशन साउथ एशिया में एक बहुत जरूरी और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ब्रिटिश अंपायर और रशियन अंपायर में ये जो अफगानिस्तान को लेके उठापटक चल रही थी, इसको नाम दिया गया था द ग्रेट गेम। बात इतनी आगे बढ़ी कि ब्रिटिश ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी धाक जमाने के लिए 16,500 लोगों की आर्मी अफगानिस्तान में भेज दी। लेकिन कुछ ब्रिटिश और सोल्जर को छोड़ के अफगानिस्तान ने हर एक ब्रिटिश सोल्जर को मार दिया था। अब देखिए, साल 1933 में अफगानिस्तान के आखिरी राजा बनते हैं जहीर शाह, और यह वही टाइम था जो अफगानिस्तान थोड़ा बहुत संभल गया था। जहीर शाह ने अफगानिस्तान में मॉडर्नाइजेशन किया। जब आसपास के देशों में डेमोक्रेसी की बात होना शुरू हो गई, तो इन्होंने भी 1964 में अफगानिस्तान का पहला संविधान बना दिया, जिसमें अफगानिस्तान में पार्लियामेंट बना। और किंग जाहिर शाह के भाई थे दाऊद खान, जिन पर इनको बहुत ही ज्यादा विश्वास था, तो इन्होंने दाऊद खान को प्रधानमंत्री बना दिया। उस टाइम अब देखिए, संविधान बनाना, पार्लियामेंट के घर बनाना, ये सारी चीज जाहिर शाह कर तो रहे थे, लेकिन सारी पावर इन्होंने अपने पास रखी थी। होता वही था जो जाहिर शाह कहते थे, जिसका लोग दबी आवाज में विरोध कर रहे थे। अब देखिए, साल 1973 आता है और एक दिन अचानक से जाहिर शाह की तबीयत खराब हो जाती है। तब तक अफगानिस्तान में कोई इतना विकास हुआ नहीं था, तो कोई अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं था, तो उनका अपना इलाज करने के लिए इटली जाना पड़ा। जहीर शाह के इटली जाते ही इनके भाई जो थे दाऊद खान, जिन पर ये बहुत ज्यादा भरोसा करते थे, दाऊद खान ने 17 जुलाई 1973 को अफगानिस्तान में तख्ता पलट कर दिया जाता है और सारी चीज अपने कंट्रोल में ले ली। ये जो तख्ता पलट हुआ था, इसमें आर्मी और पब्लिक दोनों ने ही दाऊद का साथ दिया था। अफगानिस्तान की आम जनता भी यही चाहती थी कि राजशाही खत्म हो और डेमोक्रेसी आए, जिससे लोगों के हाथ में पावर आए, क्योंकि वो लोग भी राजशाही से परेशान हो गए थे। इसलिए जो दाऊद खान थे, लोगों ने उनका ज्यादा विरोध नहीं किया। अब जहीर शाह को इटली में यह चीज पता चलती है कि अफगानिस्तान में तख्ता पलट हो गया है, और अगर वह वापस गए तो उनको मार दिया जाएगा। इसलिए वह इटली में शरण लेते हैं और वहीं पर रहते हैं। अब इसके बाद दाऊद खान खुद को अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट बना देते हैं और डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन यहां भी वह एक गलती कर देते हैं। वह डेमोक्रेसी तो इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन एक शर्त रख देते हैं कि उनकी पार्टी के अलावा कोई और पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती। और जो अफगानिस्तान की आम जनता होती है, उसको फिर से धोखा लगने लगता है कि ये तो फिर वही सारी चीज हो गई। और इसके साथ कुछ ही टाइम में अफगानिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी भी बढ़ जाती है, जिससे लोग और परेशान हो जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो दाऊद थे, ये सिर्फ बड़े सिटी में ही कंस्ट्रक्शन करते थे, और जो छोटे कस्बे थे उनको बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे। और छोटे कस्बों की जो जनता थी, इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी। उनको लगने लगा कि इससे बढ़िया तो जाहिर शाह ही थे। इन सब की जड़ें बहुत पीछे जाती हैं। 1839 के समय से ब्रिटिश और रूसी साम्राज्यों के बीच अफगानिस्तान के लिए लड़ाई चली। इसे कहा गया द ग्रेट गेम। ब्रिटिशों ने बड़ी फौजें भेजी, पर अफगान लोगों की जटिल भौगोलिक और सामुदायिक संरचना ने बाहरी कब्जे को मुश्किल बना दिया। 1933 में जहीर शाह के राज और 1964 के संवैधानिक सुधारों के बाद भी सत्ता और असंतोष की राजनीति बनी रही। 1973 में दाऊद खान का सत्ता में आना, फिर 1978 में पीडीपीए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान का सत्ता कब्जा, और उसके बाद नूर मोहम्मद तारड़की जैसी कम्युनिस्ट नीतियां पारंपरिक और धार्मिक वर्गों में रोष भड़कने लगी। नूर की शक्तियां जमीन सुधार, महिला अधिकारों का विस्तार, धर्म की सार्वजनिक भूमिका घटाना, किसी हिस्से में आधुनिकता थी, पारंपरिक ताकतों के लिए वो चुनौती थी। यही मौके पर बने मुजाहिदीन, अलग अलग इलाकों के स्थानीय धार्मिक और छात्रों के अलग अलग गिरोह, जो बाद में बड़े संघर्ष बने। 1979 में हफीजुल्लाह अमीन और नूर के बीच
राजनीतिक खेल ने सोवियत को सक्रिय कर दिया। 24 दिसंबर 1979 को सोवियत सेना काबुल में प्रवेश कर गई। इसके बाद का दशक खून, विनाश और विदेश प्रेमी प्रभाव का दशक रहा। अमेरिका ने सोवियत के बढ़ते असर को रोकने के लिए पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ मिलकर मुजाहिदीनों को वित्त, प्रशिक्षण और हथियार दिए। कथित तौर पर स्टिंगर सरफेस टू एयर मिसाइलें तक भेजी थी, जिनसे सोवियत के हवाई संचालन को भारी क्षति पहुंची। एक दशक की खूनी जंग के बाद सोवियत यूनियन को भागना पड़ा। उनकी सेनाएं 15 फरवरी 1989 तक पूरी तरह पीछे चली गई। पर फिर सवाल यह था, अब सत्ता किसके हाथ में होगी? मुजाहिदीन के अनेक गुट एक दूसरे से भिड़ गए और देश गृह युद्ध में लिप्त हो गया था। गृह युद्ध और अराजकता के बीच 1990 में तालिबान उभरा। मदरसों के छात्र जो सामाजिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था बहाल करने का वादा लेकर आए थे, उनका नेता मुल्ला मोहम्मद उमर था। शुरुआत में तालिबान ने कुछ हद तक व्यवस्था बहाल की, पर जल्दी सख्त धार्मिक नियम लागू कर दिए। महिलाओं पर व्यापक पाबंदियां, मीडिया मनोरंजन पर रोक, सार्वजनिक दंड और कड़े शरीयत कानून। 1996 में मुल्ला उमर का राजनीतिक प्रभाव बढ़ा और तालिबान ने ताल्लुकी सरकार बनाई। उस समय ओसामा बिन लादेन और अलकायदा को तालिबान शरण देने लगे। तालिबान ने 2001 तक अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया, पर उसकी पिंडबदी और चरम नीतियां दुनिया की नजरों में भी आ गई। 11 सितंबर 2001 को 9/11 हमले ने इतिहास बदल दिया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हमले में हजारों मरे। अमेरिका ने अलकायदा और ओसामा को जिम्मेदार माना और तालिबान से मांग की, ओसामा को सौंपो या नतीजा भुगतने को तैयार हो जाओ। तालिबान ने सीधे इंकार कर दिया। 7 अक्टूबर 2001 से ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम शुरू हुआ। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने तालिबान सरकार को कुछ ही हफ्तों में हटा दिया। काबुल पर नियंत्रण हुआ और नया प्रशासन स्थापित किया गया। हामिद करजई बाद में राष्ट्रपति बने, पर असल युद्ध खत्म नहीं हुआ। तालिबान पहाड़ों में छिप गया और पुनर्गठित होकर समय के साथ वापस उभरता गया। अमेरिका और नाटो के ऑपरेशनों के दौरान कुछ घटनाएं ऐसी जिन्होंने स्थानीय लोगों को गुस्सा बढ़ाया। हवाई हमले और ऑपरेशनों में नागरिक हताहत हुए, जिन्हें बाद में छिपाने की कोशिश बताई गई। उदाहरण के लिए 2008 में एक हवाई हमले में गलती से विवाह समारोह पर बम गिरा, 47 लोग मरे, जिसमें दुल्हन भी शामिल थी। 2006 और 2007 में नागरिकों की मृत्यु से बड़े विरोध भड़क उठे। कई बार फौजी कार्रवाई में आम लोगों की जानें गई। जुलाई 2010 में विकीलीक्स ने लगभग 90,000 दस्तावेज लीक किए, जिसमें नाटो यूएस ऑपरेशन की कथाओं और कवरअप के सबूत बताए गए। इन घटनाओं से स्थानीय जनता में अमेरिकी नाटो के खिलाफ गहरा विश्वासघात और नाराजगी पैदा हुई और तालिबान के लिए पुनः समर्थन का मार्ग खुल गया। अमेरिका ने दशकों तक अफगानिस्तान में बड़ी लागत और बल झोंके, अरबों खर्च, हजारों सैनिकों की जानें, पर तालिबान जड़ें जमाता गया। 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में एक ऑपरेशन में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। यह अमेरिका के लिए बड़ा प्रतीकात्मक सफलता थी, पर युद्ध का अंत नहीं था। धीरे धीरे नाटो और अमेरिकी सहयोगियों ने अपने सैनिक वापस बुलाने शुरू किए। 2011 से लेकर 2014 तक ये प्रक्रिया तेज हुई। अमेरिका ने स्थानीय अफगानी सुरक्षा बलों को तैयार किया और प्रमुख ऑपरेशनों का नेतृत्व अफगान बलों को सौंप दिया गया। 2020 में अमेरिका, ट्रंप सरकार और तालिबान ने दोहा में 29 फरवरी 2020 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत नाटो यूएस ने धीरे धीरे अपनी टुकड़ियां वापस लेने का वादा किया और तालिबान ने अलकायदा को आश्रय न देने का आश्वासन दिया। इस समझौते में अफगान सरकार शामिल नहीं थी और यह बाद में विवादास्पद साबित हुआ। अगस्त 2021 में अमेरिका और नाटो बलों के हटते ही तालिबान ने बहुत तेजी से अफगानिस्तान पर नियंत्रण जमा लिया। 15 अगस्त 2021 को काबुल पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़कर भागना पड़ा। 7 सितंबर 2021 को तालिबान ने नई स्थायी सरकार की घोषणा की, जहां मौलाना हसन और अब्दुल गनी बरादर जैसे नाम सामने आए। तालिबान के शासन की वापसी के बाद भी अफगानिस्तान को गंभीर मानवीय और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। अमेरिका ने अफगान सरकार के करीब 7 बिलियन जमा बैंक फंड फ्रीज कर दिए, जिससे अफगान सरकार की तरलता बुरी तरह प्रभावित हुई। दुनिया भर की मदद घटने से अफगानिस्तान में भूख और कुपोषण बढ़ा। रिपोर्ट बताती हैं कि करोड़ों लोग सहायता के भरोसे। कुछ आंकड़े बताते हैं कि 2023 में करीब 28 मिलियन लोग सहायता के लिए निर्भर हो सकते हैं। लाखों लोग भोजन की किल्लत से जूझ रहे हैं। शिक्षा पर पाबंदियां, महिलाओं के अधिकारों में प्रतिबंध और आर्थिक पतन ने देश की हालत बद से बदतर कर दी। कई देश तालिबान को आधिकारिक मान्यता नहीं दे रहे हैं। वो शर्त रखते हैं कि एक ऐसी समावेशी सरकार और महिलाओं के हक की गारंटी देनी होगी। अफगानिस्तान की कहानी सिखाती है कि बाहरी सैन्य दावा और राजनीतिक हस्तक्षेप अक्सर स्थानीय धरातल की जटिलताओं से टकरा जाते हैं। पहाड़ों की कठिनाई, कबीलाई संरचना, धार्मिक सामाजिक परतें और सामाजिक नफरत विरोध का गठजोड़
किसी भी महाशक्ति के लिए चुनौती बन जाता है। यहाँ का संकट सिर्फ सैनिक का राजनीतिक नहीं, यह मानवीय दर्द है। अगर दुनिया सहयोग और समझ के साथ कदम ना उठाए तो अफगानिस्तान की समस्याएं क्षेत्रीय और वैश्विक संकट का रूप ले सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।